हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर आपके सामने द्वितीय वर्ष साहित्य के लिए निर्धारित 30 बरस का साथी रामविलास शर्मा संस्मरण इसकी जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। इसके अंतर्गत आज हम हिंदी के प्रति रामविलास की निष्ठा और भक्ति इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी के प्रति रामविलास की निष्ठा और भक्ति प्रारंभ से ही अटल थी। हिंदी के खिलाफ कोई कुछ कहे तो वह रामविलास के व्यंग बाणों से बचकर नहीं जा सकता। हिंदी साहित्य की उन्नति के संदर्भ में उनकी कल्पनाएं और जोश अपार था। हिंदी उच्च शिक्षा का माध्यम हो, इसलिए रामविलास शर्मा अमृतलाल नागर के सामने अपने पत्र में एक त्रैमासिक पत्रिका निकालने की स्कीम रखते हैं। वे कहते हैं कि एक त्रैमासिक पत्रिका निकाली जाए, उसमें साहित्य और विज्ञान पर लेख रहेंगे। अब इंटरमीडिएट तक हिंदी शिक्षा का माध्यम बन रही है, शायद आगे बीए में भी बने, परंतु उचित पुस्तक का अभाव होने के कारण यह एक ऐसी पत्रिका निकालना चाहते हैं कि जिसके माध्यम से हिंदी की सेवा भाव की जांच कर सके और जमकर हिंदी साहित्य के लेखन की शक्ति बढ़े। क्योंकि उर्दू में उस्मानिया विश्वविद्यालय से एक ऐसी पत्रिका निकलती है, परंतु हमारे यहाँ के हिंदी प्रेमी अभी मेरी तरह सोए हुए हैं, ऐसा लेखक कहते हैं। और कोई आश्चर्य न होगा यदि हिंदुस्तानी के नाम पर इंटरमीडिएट और बीए में शिक्षा का माध्यम उर्दू बना दी जाए। इस पत्रिका के माध्यम से रामविलास शर्मा हिंदी का विकास चाहते थे। इस योजना के लिए उन्हें हिंदी प्रेमी धर्मों और सज्जनों की आवश्यकता थी, और यही अपेक्षा वह नागर जी के दोस्त डागा से करते हैं। डागा यह उनके बम्बई के दोस्त थे, और डागा द्वारा उचित सहयोग न मिलने पर नागर जी को अपनी सफलता पर दुखी होना पड़ता है। हिंदी के संबंध में लेखक ने रामविलास के मन में सदा से जागती ज्योति सी देखी थी, लेकिन लेखक दुखी होने के बाद भी हिंदी के प्रति रामविलास की निष्ठा और भक्ति अपार दिखाई देती है। और आगे हम चकल्लस नामक पत्रिका और रामविलास शर्मा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अंतर्गत कहा गया है कि सन 1938 में अमृतलाल नागर ने बनारस के अपने मित्र पुरुषोत्तम दवे ऋषि के सुझाव पर पाक्षिक अल्लाह दे नामक पत्र निकालने की योजना बनाई। इस पत्र के नाम को लेकर उनके मित्रों में सख्त चिढ़ थी और खुद उन्हें भी यह नाम पसंद नहीं था। योजना के अनुसार पत्र का नाम बदलने का सभी ने निर्णय लिया, और इस संदर्भ में 6 जनवरी को बैठक हुई, जिसमें स्वयं पंडित रूप नारायण जी पांडे ने मस्करा नामक सुझाया, तो रामविलास शर्मा ने चकल्लस नाम देने का सुझाव दिया। इस नाम को रखने की वजह भी शर्मा जी ने बताई। बलभद्र दीक्षित पढ़िस अवधी भाषा के बहुत अच्छे कवि थे, और भैंसवाड़ी अवधी में उनकी कविताओं का एक संग्रह चकल्लस नाम से उन दिनों प्रकाशित हुआ था। शर्मा द्वारा दिया गया चकल्लस नाम सभी मित्रों को लाभदायक लगा, और वसंत पंचमी के दिन उसे प्रकाशित कर देने की योजना बनी और कामों का बंटवारा किया गया। पत्र के मैटर को उचित क्रम से लगाने का काम रामविलास शर्मा को दिया गया। इस पत्र के प्रकाशन से
नागर की सामाजिक दृष्टि निखरी और चकल्लस प्रकाशन के 1.5 वर्षों में रामविलास और लेखक की दोस्ती अधिक गहरी होती गई और वे एक दूसरे के अधिक निकट आ गए। इस तरह आपने चकल्लस नामक पत्रिका के बारे में जानकारी प्राप्त की। आगे हम निराला और रामविलास शर्मा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। निराला और रामविलास शर्मा यह दोनों लेखक हैं और अमृतलाल नागर जी ने रामविलास शर्मा संस्मरण के अंतर्गत इन दोनों का चित्रण किया है। रामविलास के प्रति निराला का प्रेम आबाद और अगाध था। वे लेखक को रामविलास के संदर्भ में कहते थे, बड़ा तेज है, यह डॉक्टर बनेगा और एक दिन अपने गुरु सिद्धांत को भी अंग्रेजी में पछाड़ेगा। किसी विषय पर अगर निराला, अमृतलाल नागर और रामविलास शर्मा में बहस होती थी तो निराला के गर्म स्वभाव के कारण नागर जी बहसबाजी बंद करते थे, किंतु रामविलास शर्मा पीछे हटने वाले में से नहीं थे। वह निराला के सामने एक छोटा सा वाक्य फेंक देते थे, बस निराला जी क्रोध से बावले हो उठते थे। हारे हुए पहलवान की तरह वह रामविलास की तरफ देखने लगते थे। सन 1939 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन काशी में हुआ था। हिंदी हिंदुस्तानी वाली बहस की दृष्टि से यह सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण था। निराला जी को सम्मेलन के अंतर्गत साहित्यिक परिषद का अध्यक्ष भी चुना गया था। साहित्य परिषद के अध्यक्ष निराला थे, इसलिए रामविलास को एक निबंध पढ़कर सुनना था। निराला जी के भाषण के बाद श्री रामविलास शर्मा का अपना निबंध पढ़ने के लिए खड़े हुए। माइक्रोफोन ऊंचा था। माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने कहा, निराला जी को माइक्रोफोन के लिए झुकना पड़ता था। शर्मा जी ने तत्काल उत्तर दिया, जहाँ निराला जी झुके हैं वहाँ मैं सिर उठाऊंगा। निराला जी की मुस्कुरा कर टंडन जी ने कहा, देखिए यह आधुनिक साहित्य के प्रतिनिधि हैं। शर्मा जी के तर्कयुक्त विद्वत्तापूर्ण निबंध ने साहित्य सम्मेलन में जान डाल दी। उक्त निबंध ने रामविलास को सम्मेलन का हीरो बना दिया। वह लेखक ने पहली बार गौर से यह देखा, निराला जी रामविलास की सफलता को ठीक उसी प्रकार मौन आनंद से ग्रहण करते हैं जैसे कोई बाप अपने बेटे की सफलता को सकारता है। उसी तरह एक लेखक दूसरे लेखक की सफलता पर खुश होते हैं और रामविलास शर्मा और कम्युनिस्ट पार्टी इसके बारे में आगे जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। सन 1944 में रामविलास शर्मा बम्बई में आए। प्रगतिशील आंदोलन से प्रभावित होकर वे मार्क्सवादी हो चुके थे। शर्मा जी के कम्युनिस्ट पार्टी के विविध सदस्य बनने पर लेखक उनसे नाराज हो गए। इस संदर्भ में उनके विचार थे कि पॉलिटिकल नेता अधिकतर साहित्य की ओर बढ़े और रामविलास शर्मा का यह मानना था कि साहित्यकारों के लिए अगर किसी पार्टी में महत्व का स्थान है तो कम्युनिस्ट पार्टी में ही है। और सन 1944 में रामविलास प्रगतिशील आंदोलन के प्रमुखतम नेता माने गए और यही उनके पार्टी के रिश्तों में अंतर पड़ना भी प्रारंभ हो गया। अपनी गद्दी को कायम रखने के लिए रामविलास ने अन्य नेताओं की तरह गुटबाजी के चक्कर को नहीं अपनाया, क्योंकि रामविलास शर्मा एक निर्भीक विचारक और समालोचक थे। वह दूसरे लोगों की कमजोरियों को टोक देते थे। दबे छिपे उनका विरोध होने लगा। रामविलास अपने आलोचकों को बराबर मुंहतोड़ जवाब देते थे। प्रगतिशीलों ने रामविलास पर आरोप लगाया
कि उनकी आलोचना के कारण साहित्य का प्रगतिशील आंदोलन चौपट हो रहा है। सुमित्रानंदन पंत जी की तत्कालीन नई कृतियाँ स्वर्ण किरण आदि की रामविलास द्वारा की गई तीखी आलोचना इस विरोध के लिए तत्कालीन कारण बन गई। इस तरह रामविलास निराला भक्त है, यह सब जानते हैं, पर पंथ के प्रति उनकी श्रद्धा किसी से कम नहीं थी। और आगे हम रामविलास शर्मा का व्यक्तित्व, इसकी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। लेखक अपने संस्मरण में रामविलास शर्मा के व्यक्तित्व की खूबियों को अभिव्यक्त करते हुए उनके गुण और दोषों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि निराला जी के समान नशेबाज गुरु का साथ और भाई फिर भी सांप अछूते बच गए। हम लोग जैसे कि आम तौर पर चार नौजवानों के मिल बैठने पर होता है। रामविलास शुरू से ही प्रेम चर्चा शून्य रहे। वे जहाँ डट गए वह आनंद के पाव की तरह स्थिर हो गए। फिर सारी दुनिया आ जाए मगर अपनी जगह से हटा नहीं सकते। ऐसे व्यक्ति टूट भले ही जाए पर झुक नहीं सकते। रामविलास के इसी व्यक्तित्व से लेखक बंधे हुए थे और रामविलास के समान विनम्र और विनयशील व्यक्तित्व लेखक ने कभी नहीं देखा। लेकिन उनकी विनम्रता और विनय उनकी मान्यताओं के आड़ कभी नहीं आई। लोग रामविलास को ईमानदार तो मानते हैं किंतु अखड़ू भी कहते थे। रामविलास सौम्य, गंभीर, प्रतिभावान, विचारक होने के कारण शहरी समाज के ऊंचे से ऊंचे लोग भी उनके साथ बैठते और रामविलास एक और जा धार्मिक ढोंग धतूरे के कट्टर विरोधी थे। इस तरह वह प्रगतिशील तत्वों को पहचान कर वे एक प्रतिष्ठावान लेखक बन गए। किसी भी बड़े आदमी की कही या लिखी हुई बात पर वह अंधश्रद्धा भक्ति से जो कि त्यो स्वीकार नहीं करते थे। रामविलास के व्यक्तित्व में पाए जाने वाले दोष के संदर्भ में अमृतलाल नागर जी कहते हैं कि उनमें एक प्रखर दोष है। जब कोई उनसे नाराज होता है तब उनकी मुद्रा चिढ़ाने लगते हैं। जब वह चिढ़ना चाहते हैं तब वह तेज हो जाते हैं। रामविलास की तीखे व्यंग भरी फिसफिस वाली हंसी से बहुत के कलेजों पर तलवार से वार किए गए। इस तरह 30 बरस का साथी रामविलास शर्मा का संस्मरण, इसके अंतर्गत आपने अमृतलाल नागर का जीवन परिचय, रामविलास शर्मा और अमृतलाल नागर की मित्रता, निराला और रामविलास शर्मा, हिंदी के प्रति रामविलास की निष्ठा और भक्ति, चकल्लस नामक पत्रिका, रामविलास शर्मा और कम्युनिस्ट पार्टी, रामविलास शर्मा का व्यक्तित्व, इन बातों के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।